राधे राधे बच्चों। नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब समझिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो फोर्स लगेगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो थीटा जीरो हो जाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने इधर ही प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये थीटा जीरो हो जाएगी, थीटा जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, तो उस पर लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है। ठीक बात है इतनी सबको। चलिए चलिए देखिए आपने क्या किया। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। आपको दिख रहा है मैंने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसमें घूमने लगा। ऐसे क्यों घूम रहा है, हम बात की बात है। देखिए, तो इस v के हमने दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट हो गया v cos थीटा और एक कंपोनेंट हो गया बच्चों v sin थीटा और v cos थीटा। मैंने कहा कि भाई जो v cos थीटा उसको v1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और v sin थीटा को v2 मान लेते हैं। तो एक बार सोचिए, जो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा यानी v1, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट की वजह से इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक बात। अच्छा, जो ये v sin थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इससे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। मैंने इसको v2 माना था, तो देखिए मैंने लिखा फोर्स q इंटू वी क्रॉस बी होता है, तो v2 क्रॉस बी। अच्छा, v2 और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने इसको sin 90 लिखा। ये आ गया इक्वेशन 1। अब ध्यान से समझिए, चार्ज पार्टिकल के, जब भी किसी पार्टिकल के अगर उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर लगता है बच्चों, तो उसको हमेशा एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराता है। ये अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी किसी पार्टिकल पे उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाएंगे तो हमेशा वो एक सर्कुलर पाथ ऑब्टेन कर लेगा। तो अच्छा, एक बात और है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है बच्चों, तो उसका जो सर्कुलर मोशन अगर उसने किया तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कोई तो उसको देगा, क्योंकि ये फोर्स लगाया नहीं जा सकता, ये अपने आप उस मोशन में इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी पेपर लग रहा है, तो वो वेलोसिटी के हमेशा कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। तभी तो आपने 90 लिया, v और v2 परपेंडिकुलर है, ठीक बात है। तो जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसकी वजह से उसको क्या करेगा, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक बात। इसका मतलब कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये रिक्वायर्ड, अगर हम ये कहें कि जिस सर्कल में रोटेट करेगा उस सर्कल की रेडियस r है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm सेंट्रीपिटल फोर्स Fc के बराबर हो जाएगा। तो QV2B अपॉन इतना, और देखिए एक V2 से एक V2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो V2 इक्वल टू यहाँ से बच्चा VQR अपॉन M। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो V sin थीटा था अगर इसको हम केवल V ही मान लें, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो अगर हम इसको V ही मान लें केवल, अगर हम ये कहें कि जो V2 है वो V है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर हम इसको यही मान लें बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर रेडियस में निकालूं तो क्या mv अपॉन bq नहीं आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, क्या mv अपॉन bq नहीं आ जाएगा बच्चों। अगर वेलोसिटी मिल चुकी है तो मुझे अगर कुछ भी कैलकुलेट करना हो, जैसे ओमेगा कैलकुलेट करना हो, तो v बाई आर होता है, तो क्या ये हमारा कैलकुलेट नहीं हो जाएगा v बाई आर से, अगर मैं v यहाँ से निकालूं और v2 v sin थीटा ही ले लूं, ठीक है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या 2 पाई m ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों इसको, तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, न्यू इक्वल टू भाई ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, और ओमेगा की वैल्यू, भाई ओमेगा की वैल्यू बी क्यू अपॉन ये 2 पाई एम हो गया, वी क्यू बाई एम है, बी क्यू बाई एम है, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर के बराबर है, ठीक बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 पाई एम अपॉन बी क्यू हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक बात है बच्चों, यहाँ तक क्या ये क्लियर है सबको? ध्यान रखिएगा, इस वाले पार्ट पे न्यूमेरिकल आता है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे देगा और कहेगा कि दो तीन चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इसमें एंटर कर रहे हैं, तो बताओ किसकी रेडियस ज्यादा होगी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें कुछ बातें मैं आपको इसको लेके न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रहा हूँ। देखिएगा, जो m अपॉन क्यू है इसको अगर हम चाहें तो 1 अपॉन क्यू बाई एम लिख सकते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। एक बात याद रखिए, फिजिक्स में जब किसी क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं। अच्छा, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी इसको करते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान रखिएगा m बाई क्यू, कभी ऐसे मत सोचिएगा कि मास ज्यादा हुआ तो रेडियस ज्यादा होगा, चार्ज कम हुआ तो रेडियस ज्यादा होगा, ऐसे नहीं। m बाई क्यू, मास इज टू
क्यू का रेशियो, अगर वी और बी सेम होता है, जरा ध्यान रखिएगा बच्चों, इस फार्मूले में अक्सर वी बाई बी तो सेम ही रहेगा, बचा क्या एम बाई क्यू, तो एम बाई क्यू का रेशियो जिसके लिए ज्यादा होगा उस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा। हाँ या ना, ये याद रखिए, क्योंकि वेलोसिटी सेम देता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम देता है, तो एम बाई क्यू का रेशियो देखिएगा। जल्दबाजी में ये मत सोचनिएगा कि अगर एम ज्यादा है तो आर ज्यादा होगा, या क्यू कम है या क्यू ज्यादा है तो आर, इस तरह से नहीं देखना, हमेशा एम बाई क्यू का रेशियो देखिएगा कि किस पार्टिकल के लिए रेशियो ज्यादा है। जिसके लिए रेशियो ज्यादा होगा उसके लिए रेडियस ज्यादा होगी, जिसके लिए रेशियो कम होगा उसके लिए रेडियस कम होगी। क्या ठीक बात है इतनी? हाँ या ना? आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही। राधे राधे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।